आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह का अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ आपके पास आ गया, तो आप समझ जाना कि आपके पास इन क्वेश्चंस में लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह के स्टेप्स होते हैं। अगर आपके पास आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको चेंज कर दोगे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा में, सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है। और अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप उसको इस तरह से कर दोगे, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को बना दोगे ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये क्या है? ए एनी कांस्टेंट है जो कि लिखा हुआ होगा आपके फंक्शन में। अभी जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझते जाओगे। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया, तो आप उसको फिर एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा के बराबर लोगे, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसमें मैच करो तो ये बन रहा है ना? नहीं बन रहा, फर्स्ट वाला ही बन रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो देखो, अभी लिखी हुई कौन सी टर्म है? अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब देखो, ये आपके पास लिखी हुई कौन सी टर्म है इन तीनों में से? वन टू थ्री में से कौन सी वाली लिखी हुई है? ये आपके पास लिखी हुई है। अगर मैं इस तरह से बना दूं, वैसे तो फर्स्ट वाली लिखी हुई है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा पहले। किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो आप इसको आई के बराबर ले सकते हो, ठीक है। सपोज करना आई के बराबर या किसी और के बराबर ले सकते हो, लेकिन आई के बराबर लोगे ना तो बेहतर होगा। तो 6 dx 9 - x²। अब देखो, आई के बराबर तो लिया हुआ है इसको। अच्छा, सिक्स कांस्टेंट है, तो सिक्स अगर आप चाहो तो बाहर निकाल दो, या अभी रुक जाओ, बाद में निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। नाइन, नाइन किसी का स्क्वायर होता है? किसी नंबर का होता है बिल्कुल। थ्री का स्क्वायर नाइन, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो एक्स स्क्वायर, अब ये बन गई वही वाली टर्म। अब कैसे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो इसको हम सपोज करेंगे किसके बराबर? हम कहेंगे कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो एक्स बराबर होगा ए साइन थीटा की। ए की वैल्यू क्या है? ए एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है हमारे पास थ्री। थ्री का स्क्वायर मत कर देना, ए का स्क्वायर, तो ओनली ए, ठीक है। तो हम बराबर लेंगे इसको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगी ना, तो ए साइन थीटा, ए की वैल्यू थी थ्री साइन थीटा। इसका फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं, वही जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं करते, डेरिवेटिव लेते थे, इसी में भी ऐसे ही करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये होगा थ्री कॉस थीटा। और अच्छा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा है वेरिएबल, इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो है। तो अब ये डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री कॉस थीटा डी थीटा, इस तरह से बन गया। डी एक्स की भी वैल्यू आपके पास आ गई। दोबारा से हम अपने उस फंक्शन को लिखेंगे, जो फंक्शन था हमारा, आई इज इक्वल्स टू, जो ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो सिक्स कांस्टेंट है तो सिक्स बाहर निकाल दिया, डी एक्स ऐसे लिख दिया। थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। अच्छा, वो तो आपको पता है, ऐसे ही लिखा हुआ था क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ से देख लो। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे, एक्स की जगह पे हमने क्या सपोज किया है? एक्स की जगह हमने सपोज किया है थ्री साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लेंगे थ्री साइन थीटा, ये लिया ना एक्स की जगह पे। तो उसके ऊपर स्क्वायर भी है, देख सकते हो, स्क्वायर भी है। तो स्क्वायरिंग भी अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। अब स्क्वायरिंग अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा t⁻²⁹ और साइन स्क्वायर थीटा अलग से आ जाएगा उसके ऊपर। तो अगले स्टेप में चलो कर लेते हैं। 9 - 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से नाइन कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल हम यहाँ से नाइन कॉमन निकालेंगे। तो बराबर में स्टेप शो करा के कर देते हैं इसको सॉल्व हम। अच्छा हाँ, एक और बात, टी एक्स की जगह पे हमने क्या सपोज किया था? मतलब सपोज नहीं, जो वैल्यू आई थी थ्री कॉस थीटा डी थीटा, तो ये भी आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लगाया नहीं, तो ये हम थ्री कॉस थीटा डी थीटा भी लिखेंगे। हमारा फोकस डिनोमिनेटर वाली टर्म पे था,
तो न्यूमरेटर वाली टर्म पे फोकस गया नहीं। तो 3 cos थीटा डी थीटा। अब देखो कॉमन आया 9, तो बिल्कुल ठीक है, 9 कॉमन निकाल। अच्छा ये 6 3 18 हुआ, तो इसको 18 लिख देते हैं अब। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 18। और कॉस थीटा डी थीटा ऐसे ही आया, सेम टू सेम। 9 कॉमन, जब 9 यहाँ से कॉमन आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो बचा 1। यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो बचा ओनली साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अच्छा है, 9 1 9, 9 2 18। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया ओनली 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस कट जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट जो बच गया वो बच गया 1/cos थीटा डी थीटा, ये बच गया। 1/cos बराबर होता है सेक थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट ऑफ, मतलब इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल आपको पता है, हम निकाल चुके हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही निकाला था, जो कहता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लिख देंगे ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने इसका इंटीग्रल भी निकाल लिया। प्लस सी लगाना चाहते हो तभी लगा देना, वरना एट द एंड आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखो, आप बोलोगे ये आंसर हो गया, ठीक है आंसर हो गया, और आंसर लिख के पेपर बंद कर दोगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमने जो आंसर निकाला है वो निकाला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है, तो हमने जो आंसर निकाला है वो निकाला है अभी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया गया था, तो हमें इस आंसर को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स में लाना पड़ेगा। क्योंकि लाने के लिए तो सबसे पहले देखो, हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था ना, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो, हर क्वेश्चन में ऐसी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। फाइन हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है बिल्कुल। तो x इज इक्वल्स टू 3। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा x/3, ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू यहाँ निकालनी है सेक थीटा की और टेन थीटा की। तो हमारे पास तो अभी साइन थीटा की वैल्यू आई है। जब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है और हमें सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये फॉर्मूलाज याद करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। सम, एस फॉर सम, पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसका फॉर्मूला, अगर आप चाहो तो, वरना सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, जिस तरह से करना चाहो आप कर लो। तो इसका मतलब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, और हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू हमें पता है। परपेंडिकुलर वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। वो परपेंडिकुलर वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्यों लगा रहा हूँ, देखो सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो अगर मुझे कॉस थीटा मिल गया और मैं उसी के आंसर को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा सेक थीटा का, इसलिए मुझे कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो पता है, बेस नहीं पता, तो बेस बड़ी इजीली निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप बीस
की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बड़ी इजली निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर यहीं रहा, एस स्क्वायर भी अपनी पोजीशन पे ही रहा। तो पी स्क्वायर माइनस प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस। स्क्वायरिंग वो क्यूब, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट लग गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वैल्यू हमें मिल गई बेस की। तो बेस की वैल्यू बेस की जगह पे पुट होगी, रूट ऑफ। अब देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है जो कि थी थ्री, थ्री का स्क्वायर लिख दिया, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है। तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू एक तरह से मिल गई, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ गया, नीचे फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो थ्री है, मुझे पता है, मैंने थ्री लिख दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो नाइन लिख देना, जब हम पुट कर रहे होंगे तो हम लिख देंगे। अच्छा, आप सेक की निकाली है, तो सेक की कैसे निकालेंगे? सेक थीटा की इसी का रेसिप्रोकल। देखो, कॉस होता है, सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस। तो अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो सेक का आंसर मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो आंसर मिल गया हमें नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो सेक थीटा भी मिल गया। इसको ब्रैकेट, काम करते हैं, इसको एक बॉक्स बना देते हैं, हमने जो निकाल लिया अपना आंसर। ठीक है। ठीक है, मिल गया हमें। और हमें क्या मिल चुका है? ठीक है, सेक मिल गया, जो सेक पुट होगा। अब इसी तरह से टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा के लिए हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है या नहीं है? बिल्कुल मालूम है परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी एक्स, विच इज एक्स, तो एक्स लिख देंगे। बेस, बेस अभी अभी निकाला है हमने। ठीक है। ये पूरा का पूरी बेस की वैल्यू थी, देख सकते हो आप, और ये रहा, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो बेस की वैल्यू आई है रूट ऑफ थ्री स्क्वायर होता है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आई है। तो मैंने टेन थीटा भी निकाल लिया, अब टेन थीटा भी आ गया, और सेक थीटा भी आ गया। दोनों को पुट कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे? अगर आप बोलो तो इसको इक्वेशन नंबर टू बना देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे सेक और टेन। तो पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल, पहले इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इक्वेशन टू लिख दिए। प्लस सी अभी नहीं लगा रहा, बाद में लिख देंगे हम आखिर में, एट द एंड। टू एल एन। ठीक है। सेक थीटा की जगह सेक थीटा की वैल्यू आएगी थ्री अपॉन रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा की जगह टेन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में हम नॉर्मल प्लस या माइनस कर देते हैं। और डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देते हैं डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को नॉर्मल प्लस या माइनस कर देते हैं। प्लस हो रहा है तो प्लस कर दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अब देखो, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हो रहा है तो करते रहेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर विच इज ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो थ्री प्लस एक्स एंड थ्री माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लग रहा है, तो मैंने लगा दिया। और थ्री प्लस एक्स डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ गया, ना न्यूमरेटर में।
अब देखो, हम डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 3 - x तो ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया ऐसे ही मैंने। लेकिन जब 3 + x की बारी आएगी तो यहाँ पे 3 + x था, और यहाँ पे अच्छा, डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा हुआ है रूट ऑफ 3 + x, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/2। जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 3 + x की पावर -1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + x की पावर -1/2, इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है। अब बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम पावर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1 - 1/2। 1 - 1/2 इस 1/2। तो बेस सेम पावर एट 1 - 1/2, और 1 - 1/2 होता है 1/2। और 1/2 को मैं बदल के लिख दूंगा वापसी रूट में, तो 1/2 भी बन गया रूट। ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी रूट 3 - x पहले से ही लिखा हुआ है, उसको भी ऐसे लिख दिया। बस अब ये आंसर आ गया, 2 ln, दोनों के साथ। बल्कि इसको और भी कर सकते हैं हम, करना चाहें तो अभी दिखाते हैं। ये इस तरह से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 3 + x और 3 - x, और ये दोनों के ऊपर एक साथ आ गया रूट। ठीक है भाई, दोनों के ऊपर एक साथ रूट लगा दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर लगा हुआ है ना, एक साथ लगा दिया मैंने। अब इसको मैं 1/2 बना के लिख सकता हूँ, तो मैं इसको बना दूंगा, और ये आ गया 1/2। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब याद है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होती है वो उसी के साथ बिल्कुल बराबर में आ जाती है, इस तरह से। तो लॉग की प्रॉपर्टी, और बराबर में हो तो ऊपर वापस चली जाती है। पता है ना ये बातें आपको सबको? तो 1/2 बराबर में आ गया, तो ये बन गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ डायरेक्ट। ये ln हो गया, और ये 3 + x डिवाइडेड बाय 3 - x, ये फाइनल आंसर है हमारा एट द एंड। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 1। ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। x² रूट ऑफ 9 - x² dx। अभी इस x² को तो इग्नोर करो, और देखो आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा इस पे। और आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ये लिखा हुआ a² - x²। तो अगर a² - x² हो तो हम क्या करते हैं, x को बराबर लेते हैं a sin थीटा के। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बना देंगे i के बराबर। सपोज कर लेंगे कि ये i के बराबर है पूरा का पूरा, 9 - x² dx। अच्छा, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो हमें पता लग गया कि, अच्छा ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर ना, ये इस तरह से लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर - x², तो मतलब a की वैल्यू जो अब होगी वो होगी 3। तो x = a sin थीटा। तो x = 3 sin थीटा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे x² है, तो x² की वैल्यू भी फाइंड ही कर लो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगा x², 3 का स्क्वायर 9, और sin² थीटा। ये बन गया। वरना डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हो, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो और स्क्वायरिंग बाद में कर दो, एक ही बात है। तो हमने दोनों की दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब हमें इसका लेना पड़ता था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
ठीक है, सबको याद होगा, हम इसी तरह से करते थे। 3, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा डी थीटा। डी एक्स की भी वैल्यू मिल गई। अब आएगी सब्स्टिट्यूट करने की बारी, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे, ये देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा 9। अच्छा, डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे ही, 9 स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो कोई नीड नहीं है ब्रैकेट की अभी तो फिलहाल हमें। और ये रूट, रूट के बाद आया यहाँ पे 9 माइनस x स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये रही जो कि, तो पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा। वरना आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग होगी तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है। अच्छा हाँ, डी एक्स भी लिखा हुआ है, तो डी एक्स की वैल्यू भी फिर आएगी। डी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 3 cos थीटा डी थीटा। ये रही डी एक्स की वैल्यू। 9 sin स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये 9 और 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो बाहर निकाल लिया, तो ये 9 3 27 हो गया। और फिर मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख दिया। फिर देखो रूट के अंदर कॉमन आ रहा है 9, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे रिमेनिंग बच गया, ठीक है। और जो इसके बाहर पहले से लिखा हुआ था वो था कॉस थीटा डी थीटा, पहले से ही लिखा हुआ था, उसको वैसे ही लिख दिया। sin स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 9 होता है 3, तो नॉर्मल 3 आ गया। ब्रैकेट बना देता हूँ, चलो 3। 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, फिर ब्रैकेट, अच्छा रूट के अंदर पहले रूट अलग से 9 के ऊपर जाएगा, और रूट अलग से जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा के ऊपर। 1 - sin स्क्वायर, अच्छा इसका तो आंसर 3 हो गया, तो रूट हट गया इसके ऊपर से। इसका आंसर होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा का, तो स्क्वायर से रूट दोबारा से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया कॉस थीटा। मतलब रूट दोनों के ऊपर से हट गए। तो मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 3 cos थीटा आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, वरना इतने स्टेप शो करवा दिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये आ गया 3 cos थीटा। और cos थीटा पहले से ही आगे लिखा हुआ है, तो cos थीटा एंड डी थीटा ऐसे लिख दिया। अभी बन गया sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा भी बन गया ये। और 27 3 × 81, और ये बन गया sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं समझना है कि हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं या इसको दूसरे और किसी मेथड से कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, तो हमें किसी ना किसी तरह से करना है ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से ही। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ 4 को, तो करवा सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये करवाने से फ़ायदा क्या हुआ, ये करवाने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास एक आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी लगाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया, ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाए और हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। अगर मैं इसका एक पैकेट बना दूं, तो इस तरह से पैकेट बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा आएगा नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे आएगा cos थीटा, मैंने गलती से स्क्वायर थीटा लगा दिया था। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी हम स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते। अगर ये अकेला भी लिखा होता ना sin स्क्वायर थीटा इस तरह से,
तो भी ये सॉल्व नहीं हो पाता। फिर हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, कोई ना कोई से आइडेंटिटी में खोलते, फिर आइडेंटिटी लगाते। अब आइडेंटिटी कौन सी लगती है? वही लगती है 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 या 1 + cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 81/4। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास sin 2 थीटा की, जो कि आती है साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से। 2 sin थीटा cos थीटा इसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा sin 2 थीटा। अब ये इजली सॉल्व हो जाएगा। अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन देखो, ये जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, इस प्रॉपर्टी में हमारे पास जो पावर है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर लगाया नहीं था, क्योंकि सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है ना, उनकी जगह पे आया sin 2 थीटा, तो ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर तो आएगा। 81/4। अच्छा, तो अब कैसे सॉल्व करें हम? अब तो हम यहाँ पे फंस गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताया था, जब sin2 थीटा आ जाए, अभी अभी बताइए मैंने ये बात, इस तरह से अकेला आ जाए तो उसको हम फिर किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने बोला हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसकी कोई है तो नहीं। तो बिल्कुल इसकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, और मैंने आपको बाय वर्डिंग बताई भी थी। मैंने आपको बोला था 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये लगती है, ये लगती है। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे ये हो गया कि हमारे पास अब जो थीटा है ना, जो एंगल है, वो एंगल है, वो एंगल यहाँ पर है 2 थीटा। ठीक है, देख लो यहाँ पे एंगल है 2 थीटा। अब जब एंगल 2 थीटा है तो जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ मैं लगाऊंगा 2 थीटा। तो यहाँ पे पहले से 2 लगा हुआ है, और जो थीटा की जगह पे आएगा 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4, तो 4 थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 - cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और डी थीटा ऐसे ही आ गया। इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम निकालते हैं, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाता। 81/4 = 8 हो गया, 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। और ये बच गया cos 4 थीटा एंड डी थीटा अकेला। अब दोनों के ऊपर अलग अलग से हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। और 81/8 तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर ही रहेगा। तो ब्रैकेट बना दिया, इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर दी। अच्छा, ये तो ये डी थीटा ही हो जाएगा 1। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा, तो 1 हटा दो। 1 से कोई सी भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो सेम आंसर वही बनता है। तो cos 4 थीटा एंड डी थीटा। I = 81/8। अच्छा, इसका आंसर बन जाता है, आपको अगर पता नहीं है तो बता देते हैं। अगर ये इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो इसका एक शॉर्टकट ऐसे याद कर लो कि डी एक्स से इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है और ओनली बच जाता है एक्स, ऐसे याद कर लो। तो x + c इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बच गया। एंड cos 4 थीटा, तो cos 4 थीटा मतलब cos थीटा का नॉर्मल निकालेंगे ना, तो cos थीटा का निकालो। नॉर्मल क्या होता है? cos थीटा का नॉर्मल इंटीग्रल होता है sin थीटा, नॉर्मल sin थीटा। ठीक है, तो साइन अब भी 4 थीटा है, तो यहाँ पे ना एंगल अलग है। जब एंगल अलग होता है तो हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, दोबारा से उसका डेरिवेटिव लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम डिवीजन में, इंटीग्रल में डिवीजन में डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, याद रखना, डिवीजन में डेरिवेटिव। तो जब आप d/d थीटा किसका लोगे, एंगल अलग है ना, तो एंगल का लोगे, तो 4 थीटा का लोगे। 4 तो बाहर चले जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और थीटा, तो d थीटा/d थीटा बन जाएगा 1। तो इसका आपके पास डेरिवेटिव आएगा डिवीजन में 4।
अब देखो, आपको एक बात पता है, हमें जो आंसर दिया जाता है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू किस में दिया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स में दिया गया था आंसर। आप दोबारा देख देख सकते हो ऊपर से, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में दिया गया था आंसर, मतलब सॉरी क्वेश्चन। तो जो हमारा जो भी आंसर आया है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आया है, तो इसकी वैल्यूज आपको निकालना पड़ेंगी। तो बेसिकली आपको साइन फोर थीटा लिखा हुआ है, आप निकाल तो लोगे लेकिन आप नॉर्मल थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे साइन की, यहाँ पे तो साइन फोर थीटा है। तो अब हमें साइन फोर थीटा को बदल के दोबारा ऐसी कंडीशन में लाना पड़ेगा कि ये नॉर्मल साइन थीटा या कॉस थीटा ही बन जाए। तो आपको साइन फोर थीटा की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो साइन फोर थीटा की आइडेंटिटी थी हमारे पास टू साइन थीटा और फिर टू कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी आपके पास। तो आइडेंटिटी थी हमारे पास टू साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा, ये आइडेंटिटी थी। इसी की तरह की आइडेंटिटी है, ये देख लो अभी हमने ऊपर जो बनाई है ये रही। तो यहाँ पे हमारा थीटा बदल गया, यहाँ पे थीटा आ गया, अब टू थीटा आ गया। तो ये बन जाएगा कॉस फोर थीटा। यहाँ पे भी फिर टू थीटा आएगा, यहाँ पे भी टू थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटी बन गई। अब ये आइडेंटिटी आप पुट करोगे। अभी भी प्रॉब्लम ये आती है, आपको तो वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, अभी भी यहाँ पे डबल डबल आ रहे हैं, साइन टू थीटा और यहाँ पे आ रहा है फिर कॉस टू थीटा। अभी भी हम प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में हम क्यों हैं? मैंने आपको बताया ना, आप विद दी हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो वैल्यू निकालोगे वो साइन थीटा की निकालोगे, वो आप साइन टू थीटा की थोड़ी निकालोगे। तो अब आपको साइन टू थीटा को भी ओपन करना पड़ेगा। साइन टू थीटा को तो आप ओपन कर लोगे, अभी ऊपर आपको फॉर्मूला लिखा है ये रहा, दोबारा से इसको ओपन कर लोगे इसमें ही तो कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉस टू थीटा का क्या करेंगे? तो कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ऐसी बात नहीं है कॉस टू थीटा का। तो वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, इसी से बनाएंगे। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस वहाँ शिफ्ट होगा। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ किस तरह से, मैंने आपको बता दिया यहाँ से बनेगा। तो डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बनता है क्या है। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बनता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है। ये भी आपको याद करवाया जाता था। तो और इसका फॉर्मूला ऊपर अभी लिख चुके हैं हम, और ये भी लिखा हुआ है, तो यही सेम फॉर्मूला ही बनेगा। 81/8 थीटा माइनस टू आ गया, अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में ओनली टू, तो ये तो टू हट ही गया। अब आ गया साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा की जगह पे मैं साइन टू थीटा की डाल रहा हूँ, जो कि होता है टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, कि फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये लिखा हुआ, तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब इसकी बारी आई, इसकी जगह पे फॉर्मूला आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू क्यों आया? डिवाइडेड बाय टू इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर फोर से टू पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब आ गए सारे के सारे, देखो थीटा थीटा के फॉर्मेट में ही आ गए, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। एंगल डबल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे हमारे पास। 81/8, अच्छा ये फिर से टू से ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? अच्छा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब कट सकता है। अगर मिडिल में प्लस की साइन होती फिर नहीं कट सकता था। अभी दोबारा से कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया। अच्छा, तो कैंसिल आउट तो ये हो गया, उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। खैर स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। साइन थीटा कॉस थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा
अब ये पूरा का पूरा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ भी होगा, तो कर देते हैं अब। अगर मैं ऊपर डायरेक्ट करवा देता तो हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आता। थीटा वन से होगा तो सेम आंसर आएगा, जब ये वन से होगा तो सेम आंसर आएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। पहले तो टू आया, फिर ये बेस सेम पावर ऐड हुई, तो इसकी वन थी इसकी टू हैगी, तो ये बन जाएगा थ्री थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। पूरा हो गया। अब बस कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यूज निकाल लो। तो साइन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन कौन सी थी दिखा देते हैं। ये रही इक्वेशन वन हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा। थ्री साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आई एक्स अपॉन थ्री। एक्स था परपेंडिकुलर, थ्री था हाइपोटेन्यूस। तो वहीं से हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो बेस की जगह पे आएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पहले ही बताया था आपको ये, ठीक है। और अगर अभी भी मुश्किलात हो रही हैं तो ये देखो पिछला क्वेश्चन किया था, तो पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करना है, फिर आज समझ में आएगा। ये बना हुआ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर था थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन, माइनस पी स्क्वायर था एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। बेस की जगह बेस की वैल्यू डाल दी, अब हाइपोटेन्यूस डालूंगा, हाइपोटेन्यूस आएगा विच इज थ्री, ठीक है। कॉस थीटा भी निकाल लिया, साइन थीटा भी निकाल लिया। अब ये भी, इसको भी इरेज कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई हमें हमारे पास हमें थीटा भी तो निकालना है, थीटा तो आया नहीं हमारे पास। क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी आ रही है, थीटा की जगह क्या डालोगे। तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थीटा तो हमें मिल गया, बैठे बैठाए मिल गया। तो थीटा हमें कैसे मिला, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमेशा निकालते हैं। तो इक्वेशन वन के जरिए ये रही ना इक्वेशन वन से हमें थीटा मिल चुका है, ये बनाई हुई। तो थीटा यहीं रहेगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री। तो हमने थीटा भी निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स। बॉक्स बना देते हैं ताकि वैल्यूज दिख जाएं आप लोगों को। ठीक है, अब पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर टू बना देते हैं, इसी में पुट करना है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर टू बना देते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख देना, पुट साइन थीटा कॉस थीटा एंड थीटा इन इक्वेशन टू। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। नाउ इक्वेशन टू, बस ये लिख रहा हूँ, नाउ इक्वेशन टू बिकम्स, तो इक्वेशन टू बनी आई इज इक्वल्स टू 81/8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री। साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री क्यों आया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था, तो थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट हो गई। फिर उसके बाद आएगा माइनस, तो माइनस लिख दूंगा बिल्कुल। माइनस के बाद लिखा हुआ था साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू आएगी विच इज एक्स अपॉन थ्री। उसके बाद साइन थीटा के बाद लिखा हुआ था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा की वैल्यू आएगी विच इज रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री।
2 sin क्यूब। तो पहले तो मैं लिखूंगा +2, और साइन क्यूब लिखा हुआ था तो साइन की वैल्यू है x/3। तो अगर क्यूब आ गया उसके बाद तो x³/3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 27 लिख दिया। अब देखो ये रहा, लिख दिया। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा था ये रहा। तो कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख देंगे, 9 - x² अपॉन 3। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, खैर वो सब बात की कहानी है, अभी करते हैं। अभी 81 है, 81 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 81। तो 81 को सबके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। I = 81/8, और ये आ गया sin 1 x/3। यहाँ पे देखो 81/8 आया, फिर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 और 3। ये हो गया 3 3 9। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 9, लिखा हुआ है 9। अभी इसको आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो 81 ÷ 9 9 होगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 9, और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में आ गया 9, और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और लेकिन डिनोमिनेटर में जो 8 पहले से लिखा हुआ था, ये वाला 8 तो था, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और समझ लेना। तो ये आ गया 9/8, और एक्स, ये एक्स बच गया, एक्स लिख दिया, उसके बाद लिख दिया 9 - x²। अभी 81/8 आ गया, जो कि मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे के साथ, और यहाँ पे आ गया 2 आ गया, और 27 × 3। तो ये 81 ही होता है, 27 × 3 81। तो डिवाइड में 81 भी आ गया। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे सब कुछ, अब तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों हो गए। तो 81 से 81 कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ पे आ गया 4। तो डिनोमिनेटर में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में बच गया 4। तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1/4 x³ जो x³ बच गया, और फिर आ गया √9 - x²। आखिर में +c भी लिखना था, +c। +c आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। जब लिमिट्स आपको दी गई होंगी तो आप +c नहीं लिखोगे, फिर आप लिमिट्स लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 + 4 x²। अब बार बार आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेथड ट्रिग्नोमेट्री से होगा नहीं होगा, मैंने आपको वहाँ लिखवाया था, आप समझ जाओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बैक करो और देख लो वहाँ पर। तो इसको सबसे पहले हम आई के बराबर लेंगे, और ये एक तरह से बन गया 16, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या बन गया, अगर इसको आप पैकेट में बनाना चाहो तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2x²। तो ठीक है, इस तरह से ये बन रहा है। या एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x² अकेला ही लिखा होना चाहिए ना, यहाँ पे फिर हमारे पास 2x² बचेगा। हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये बच जाएगा 4, एंड यहाँ पे ओनली x²। अब बन जाएगा परफेक्ट बिल्कुल। तो 4 के ऊपर अलग से रूट जाएगा, उसके ऊपर अलग से रूट जाएगा, जब 4 के ऊपर अलग से रूट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो √4 की वैल्यू जो होगी वो बाहर आ जाएगी रूट से। तो ये बन गया 1/2। और अच्छा इंटीग्रल भी था,
तो इंटीग्रल डी एक्स, और ये अब बन गया 4 + x²। ये बन गया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट वे में लिखा हुआ है हमारे पास, देख लो। परफेक्ट वे में लिखा हुआ है a² और x²। ये रहा, ये वाला लिखा हुआ है। जब a² और x² हो तो आप समझ जाओ ये वाला लगेगा, जो कि बराबर करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, x = a tan θ के बराबर लेते हैं। तो ठीक है। तो a² + x², तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और x। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 2, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। तो x = a, अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो x = 2 tan θ। इसका हम डेरिवेटिव लेते थे। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बना दो, आगे यूज़ होगा इसका क्योंकि। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² θ। sec² θ आ गया, और dx की वैल्यू आई हमारे पास 2 sec² θ d θ। ये dx की भी वैल्यू आ गई। अगर बोलो तो x² की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x² की वैल्यू आएगी हमारे पास x², 4 का भी स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan²θ। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो कर दिया। अब इसके बाद हम मेन क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या है हमारा? तो मेन क्वेश्चन हमारा है, ये रहा जो लास्ट में आया था, इसकी जगह पे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो 1/2 dx√4 + x²। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगी। डी एक्स की जगह पे आ गया 2 sec² θ d θ। 4 तो ऐसे ही रहेगा, और x² की जगह पे आएगा, x की वैल्यू डाल दो, या तो मैंने x² भी फाइंड कर लिया है, तो ये रहा x²। तो x² की जगह पे डायरेक्ट लिख दो 4 tan²θ। तो अच्छा देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 जब कैंसिल हो गया, तो मैं ये बाहर वाला भी 2 हटा रहा हूँ, और न्यूमरेटर वाला भी 2 हटा रहा हूँ। sec² θ d θ, एंड रूट में यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4, और यहाँ पे बच गया 1 + tan² θ, ये बच गया। ठीक है, अब √4 जब मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो आप लोगों को सबको पता है ये बन जाएगा 2, और इसके ऊपर से रूट भी हट जाएगा। तो sec² θ हट गया। अच्छा, इसको आप मैं रफली सॉल्व करवा देता हूँ। ये 2 के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है, 1 + tan² θ। अच्छा, 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ के। अभी रूट इसके ऊपर अलग से जाएगा, इसके ऊपर अलग से जाएगा। अब जब ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये रूट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट दोनों के ऊपर से हट गया, तो दोनों के ऊपर नहीं आएगा, और आंसर जो क्या बच गया आखिर में, 2 और sec θ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और sec θ। इसको लिखना चाहते हो तो रफली लिख देना, वरना इस टेस्ट में कंटिन्यू कर देना, लेकिन इस टेस्ट बढ़ जाते हैं इससे। तो अगर आपको डायरेक्ट दिखने में लग रहा है कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे sec से इस sec भी कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में बच गया, अच्छा डिनोमिनेटर में बच गया 1/2। टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर लिख दिया, और न्यूमरेटर में बच गया ओनली sec θ। sec θ लिख दिया, और यहाँ पे आ गया d θ। sec θ का इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं। sec θ का इंटीग्रल होता है ln sec θ + tan θ।
सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको टू बना देते हैं, वन बनाई हुई है ना, इसको टू बना देते हैं। अब वही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा सेक और टेन। टेन तो बड़े मज़े से निकाल लेंगे फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन ये रही, टेन तो हमें इजीली मिल जाएगा। तो चलो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन थी एक्स इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा। ठीक है, टू टेन थीटा। यहाँ से हमने निकाल लिया ये टेन थीटा। टेन थीटा मिल गया। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो बेस्ड अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, ये पी है और ये है बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? अच्छा, टेन मिला हुआ है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही काम करेंगे। सेक थीटा निकालना है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो इसका मतलब हम काम करेंगे अब सिर्फ ओनली कॉस पर। तो चलो कॉस पे काम करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें बेस पता है लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूस निकालने का बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा रूट ऑफ, अच्छा हाइपोटेन्यूस की जगह पे आएगा ना, बेस तो टू है, पी स्क्वायर ना, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है? एक्स है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है? टू है, तो टू का स्क्वायर विच इज फोर, लिख दिया फोर। अब सेक निकालना है, तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मैं लिख चुका हूँ बार बार, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। बस सेक भी मिल गया मुझे, टेन भी मिल गया, जिसकी नीड थी वो दोनों के दोनों मुझे ऐसे ही बैठे बिठाए मिल गए। तो बस अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एंड पर ही है एक तरह से। और टेन, टेन भी हम निकाल चुके हैं, ये रहा टेन। हम पुट कर देंगे इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू थी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू एल एन, वन अपॉइंट टू एल एन। उसके बाद लिखा हुआ था सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टू, और मिडिल में था प्लस, प्लस लिखेंगे, और फिर प्लस के बाद आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा था एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू लिख देंगे। थोड़ा सा ये सॉल्व होता है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं करते। तो देखो लास्ट टाइम पे भी हमने किया था, तो एलसीएम दोनों के आ रहे हैं, सेम है, तो इस नॉर्मल प्लस और माइनस करवा देंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को, और न्यूमरेटर वाली ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स। यहाँ पे आपको पता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है इस तरह से डिवीजन में, मतलब लॉग एक्स अपॉन वाई, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो बदल जाता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई में, इस तरह से बदल जाता है। ठीक है, तो ये डिवीजन में लिखा हुआ है, तो वन अपॉन टू तो दोनों के साथ आएगा ही। तो हम लिख देंगे पहले डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और उसके बाद प्लस एक्स, उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर वाला लेकिन माइनस के साथ, एल एन
टू। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वापसी 1/2 को दोनों टर्म्स के साथ। 1/2 ln। एक्स को पहले भी लिख सकते हैं, एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको शफल करके लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले लिख दिया 1/2 ln 2। लास्ट आंसर में हम प्लस ही लगाते हैं, प्लस ही लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉमन कन्फ्यूजन ये होती है, स्टूडेंट्स ये आंसर बना देते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, जो 1/2 ln 2 है ना, ये भी इस सी के साथ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और जब इंटीग्रेशन में ना, आप एक बात याद रखो, हम जो प्लस सी लिखते हैं ना, वो किसी भी अननोन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 1/2 ln 2 को हम सी के अंदर मर्ज कर देते हैं, उसको शामिल कर देते हैं, और ये 1/2 ln 2 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, बदलती नहीं है। तो इसको मर्ज कर देंगे, इंटीग्रेशन में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो जो फाइनल आंसर बना, वो बना 1/2 ln x प्लस √(x²+4) एंड प्लस सी। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लाना पड़ता है कि हमें, हमारे पास पहले a² आ जाए, फिर बाद में x² आ जाए, या पहले x² आ जाए बाद में x² आ जाए, मिडिल में प्लस की साइन भी आ सकती है और माइनस की साइन भी आ सकती है। ठीक है। तो इसको देख के फ़ौरन ऐसे मत समझ लेना है कि आप इस पर फैक्टराइजेशन लगा के इसके फैक्टर्स बना दोगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है। ये फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा आपका क्वेश्चन है x-4 √(x²-8x-9)। तो इसको किस तरह से बनाएं? ज़रूरी नहीं है x² ही लिखा हुआ हो, इस तरह से भी हो सकता है। x-4 का होल स्क्वायर है, तो पूरे के पूरे x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x-4। तो इस तरह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x² ही आए। तो देखो, हमें इस पे फैक्टराइजेशन नहीं लगानी, ये बात याद रखना, क्योंकि फैक्टराइजेशन लगा दी तो फैक्टर्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो हमारे पास x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x² वाली फॉर्म बनेगी ही नहीं। तो हमें फॉर्म वही बनानी है। तो सबसे पहले तो इसको आप i के बराबर कंसिडर कर लो, x-4। अब देखो, i के बराबर कंसिडर कर लिया, जो मिडिल टर्म है वो बन रही है 8x। अगर आप इस पे a प्लस बी या a² मतलब a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो, तो मिडिल वाली टर्म जो होती है ना, वो हमेशा बनती है a² + 2ab। यहाँ पे भी -2ab, यही बनती है। a की वैल्यू तो यहाँ से आपको मिल चुकी है, जो कि है x। b क्या होगा? तो मिडिल वाली टर्म 8x बन रही है ना, तो जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरह से होगी, x। ये तो यहाँ पे तो 2 आएगा, और a की वैल्यू x तो आएगी कंफर्म। b की वैल्यू क्या होगी कि आपके पास 8x बन जाए। b की वैल्यू अगर आप 4 लिख दो, तो इसका मतलब आपके पास बन जाएगा 8x। 8x बन जाएगा, बिल्कुल 8x बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास 4। ठीक है। तो अब 4 कैसे आएगा? तो एक दफ़ा +4 का स्क्वायर और एक दफ़ा -4 का स्क्वायर को हम क्या करा देंगे, प्लस माइनस करा देंगे। तो -8x और +4 का स्क्वायर
माइनस इससे 4 का स्क्वायर माइनस 9, ऐसे आया, ठीक है। क्यों आया यहाँ पे मैंने +4 -4 का स्क्वायर क्यों लिखा, इसकी वजह बता दी। यहाँ पे पूरा का पूरा लग जाएगा मेरे पास फॉर्मूला। अब आएगा यहाँ पे x -4 का होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म मेरे पास बच जाएगी वो ये वाली रिमेनिंग टर्म बच जाएगी। इस पूरे पे तो फॉर्मूला लग गया x-4 का होल स्क्वायर। तो रिमेनिंग टर्म जो मेरे पास बची, उसको अगर आप सॉल्व करो तो उसका आंसर आपके पास आएगा 25, वो भी -का 25। तो आप -का 25 लिख दोगे। -का 25 बनता है आपके पास 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते? बिल्कुल, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लिख दिया इस तरह से। अभी आपके पास जो फॉर्म बनी ना, ये बनी है x² -a स्क्वायर वाली फॉर्म। जब x² -a स्क्वायर वाली फॉर्म हो तो आप उसको बराबर लेते थे x ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में सेक थीटा के बराबर लेते थे। दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। x² -a स्क्वायर वाली फॉर्म बनी है तो हम बराबर लेते थे x a सेक थीटा को। तो अब यहाँ पे आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जो x की वैल्यू है वो x-4 है। तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x a सेक थीटा ये लगाएंगे। लेकिन x की वैल्यू जो है वो है x-4, और a की वैल्यू जो है वो है 5। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 5, और सेक थीटा ऐसे आ गया। इसको अब बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इसका स्क्वायर वाली फॉर्म मालूम करना चाहते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बस ये आ जाएगा। आ गया। स्क्वायरिंग क्यों करी? डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा, वरना कोई मसला नहीं है। ये x-4 को यहाँ पे पुट करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो फिर स्क्वायरिंग तो बाद में ही अप्लाई होगी, तो पहले ही कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि कोई मुश्किल ही ना हो आपके लिए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 का लेते थे, आपको याद है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/d थीटा आएगा। इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा का होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो 5 सेक थीटा और टेन थीटा, dx 5 सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बस डायरेक्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जो इक्वेशन थी हमारी, जो मेन फंक्शन था, उसमें फंक्शन दोबारा से लिख देते हैं। dx x-4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब आएगा यहाँ पर आई dx की जगह पे हमारी जो वैल्यू पुट होगी वो होगी सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा। x-4 की जगह पे आपकी वैल्यू पुट होगी, ये इक्वेशन 1 x-4 है ना, तो x-4 की जगह पे आ जाएगा 5 सेक थीटा, फिर रूट x-4 का स्क्वायर, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि था 25 सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये भी 25 होता है, मैंने 25 लिख दिया डायरेक्टली। अब 25 कॉमन आ रहा है। अच्छा, ये बात आपने नोट की, हमेशा यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा होता है, ठीक है। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अच्छा, 5 सेक थीटा से 5 सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इसी स्टेप में कैंसिल कर देते हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया रिमेनिंग ओनली टेन थीटा एंड डी थीटा।
और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 25 कॉमन आ गया। और फर्स्ट टर्म मेरे पास जो बच गई वो बच गई सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। टेन थीटा ऐसे ही आ गया। उसके बाद आप देखो 25 के ऊपर अलग से रूट अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5, और रूट कैंसिल हो जाएगा, हट गया रूट, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आप जब टेन के ऊपर भी स्क्वायर है और उसके साथ रूट भी लगा हुआ होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ओनली बच जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, और आपके पास जो अब रिमेनिंग बच जाएगा वो बच गया 1/5 इंटीग्रल से बाहर, और ओनली डी थीटा। डी थीटा को सॉल्व करना आपको आता है बहुत आसानी से, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/5। तो इसका आंसर बन गया ओनली थीटा। अब देखो आंसर आपके पास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमें आंसर निकालना था इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये थीटा की। तो चलो करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़। जब भी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, ये रही इक्वेशन 1। x-4 इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा। x-4 इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा। x-4 डिवाइड बाय 5 सेक थीटा। थीटा ऐसे ही रहा, और दूसरी साइड पे जाके ये बन गया सेक इनवर्स, और x-4 का 5। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। थीटा की वैल्यू अब आप पुट कर दोगे, बस मेन जो आपकी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये बन गई आई इज इक्वल्स टू 1/5 थीटा। तो थीटा की जगह पे आएगा, थीटा की जगह पे आया सेक इनवर्स x-4/5 प्लस सी। आगे ऐसे ही लिखा हुआ था तो प्लस सी मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स की ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन की। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।